नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि एलन मस्क का दिमाग खराब हो गया है और फिलहाल वो उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया आउटलेट ABC न्यूज से कहा कि एलन मस्क से बात करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप की यह प्रतिक्रिया उन रिपोर्ट्स के बाद आई है जिसमें कहा जा रहा था कि आज मस्क और ट्रंप की फोन पर बात हो सकती है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और सबसे ताकतवर नेता ट्रंप के बीच आपसी टकराव चल रहा है। ABC न्यूज को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मस्क को ऐसा शख्स बताया जिसका दिमाग खराब हो गया है। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 2025 के दूसरे हिस्से में मंदी में धकेल सकती है। एलन मस्क ने यह बयान अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यूजर के सवाल के जवाब में दिया। जब एक यूजर ने ट्रंप के टैक्स को बहुत बेवकूफ़ी भरा फैसला कहा तो मस्क ने जवाब में लिखा, ट्रंप के टैक्स से इस साल के दूसरे हिस्से में मंदी आ जाएगी। अगर अमेरिका ही टूट गया तो बाकी सब बातें बेकार हैं। मस्क के इस बयान के बाद शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। टेस्ला का शेयर करीब 14% गिर गया, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू से करीब 12 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में उड़ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला चीफ एलन मस्क के बीच जमकर बहसबाजी हो रही है। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति JD वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। मस्क ने इसके बाद ट्रंप का नाम नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के दोषी जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है, यही वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मस्क पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अमेरिका के एक संघीय जज एलिसन बरो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को दाखिला नहीं देने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। जज बरो ने कहा कि अगर यह प्रतिबंध लागू होता है तो अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी को तुरंत और भारी नुकसान हो सकता है। ये फैसला उस मुकदमे में आया है जो हार्वर्ड ने गुरुवार को कोर्ट में दायर किया था। हार्वर्ड ने आरोप लगाया था कि ट्रंप प्रशासन जानबूझकर उन्हें निशाना बना रहा है और उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये प्रतिबंध देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर सरेंडर का तंज कसा है, जिससे हाल ही में बीजेपी ने काफी नाराजगी जताई थी। राहुल गांधी ने यह बात बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में एक कार्यक्रम संविधान सुरक्षा सम्मेलन के दौरान कही। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने कम से कम 11 बार कहा है कि उन्होंने मोदी को सरेंडर करने पर मजबूर किया। हमारे प्रधानमंत्री तो इसका विरोध करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सच्चाई है। ये बयान ऐसे समय आया है जब मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी यूरी उशाकोव ने बताया कि यह संघर्ष ट्रंप की सीधी दखल से रोका गया। दोनों नेताओं के बीच 75 मिनट बातचीत चली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वरिष्ठ सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को व्यक्तिगत भागीदारी से रोकने की बात कही। वहीं पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव कम करने के लिए मॉस्को का रुख किया। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ संघर्ष रोकने के लिए पाकिस्तान ने रूस की मदद मांगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पत्र लिखकर तनाव कम करने में रूस से भागीदारी करने के लिए कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता यूरी उशाकोव के बयान ने कांग्रेस को केंद्र सरकार पर हमले का मौका दे दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उशाकोव के बयान के हवाले से सवाल पूछा है कि इस मामले में सच्चाई को सामने लाया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सच्चाई को सामने रखें। वो अमेरिका की भूमिका पर पूरी तरह चुप हैं। ये बात हैरान करने वाली है कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा से G7 का न्योता मिल गया है। कई दिनों तक सस्पेंस बना हुआ था। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से कनाडा के पीएम को धन्यवाद दिया गया। पीएम मोदी ने लिखा कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फोन पर बात हुई। हाल ही में उन्हें मिली चुनावी जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने G7 समिट के लिए न्योता दिया, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त किया। भारत और कनाडा दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, जहां पीपल टू पीपल रिश्ते काफी गहरे हैं। आपसी सम्मान की भावना के साथ दोनों देश काम करेंगे। समिट में उनसे मिलने का इंतजार है।
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कटरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन को निशाना बनाकर न केवल मानवता और कश्मीरियत पर हमला किया, बल्कि भारत में दंगे भड़काने की साजिश थी। पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी, जिसका मकसद कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और देश में अशांति फैलाना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की कायराना हरकत का उदाहरण है। इस हमले का उद्देश्य कश्मीर के मेहनतकश लोगों को रोजी रोटी छीनना और भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस हमले का करारा जवाब दिया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। वो कटरा में वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि जब भी रेलवे के बड़े कार्यक्रम हुए हैं तब मैं उनका हिस्सा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी राज्य का दर्जा दे देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक दिन पहले बयान दिया था कि 1972 का शिमला समझौता अब मृत दस्तावेज यानी डेड डॉक्यूमेंट बन चुका है। इसके बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के साथ किसी भी समझौते को खत्म करने का कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों को लेकर इस्लामाबाद में आंतरिक चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला समझौता अभी भी वैध है और लागू है। बता दें, ये समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जब भारत ने 1971 की जंग में पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। इसमें शांति, बातचीत और सीमा पर अमन बनाए रखने की बात तय हुई थी। एलन मस्क के स्टारलिंक को टेलीकॉम मंत्रालय से एक प्रमुख लाइसेंस मिल गया है। आज समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि सैटेलाइट प्रोवाइडर ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक बड़ी बाधा पार कर ली है और देश में कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू करने के करीब पहुंच गई है। ये लाइसेंस मिलने के बाद यूटेलसेट के वनवेव और रिलायंस जियो के बाद स्टारलिंक भारत में सैटकॉम लाइसेंस वाली तीसरी कंपनी बन गई है, जिसे आधिकारिक तौर पर सैटेलाइट लाइसेंस द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी के गोविंदराज को राजनीतिक सचिव के पद से हटा दिया है। सरकार ने इसकी जानकारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए दी। हालांकि सरकार की ओर से कोई कारण साफ नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कार्रवाई 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ से जुड़ी है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हुए। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने हाल ही में पॉडकास्ट में खुलकर बताया कि किंगफिशर एयरलाइंस कैसे बंद हो गई। माल्या ने बताया कि 2008 की ग्लोबल आर्थिक मंदी उनकी कंपनी के डूबने की सबसे बड़ी वजह बनी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की थी और मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि मैंने प्रणब मुखर्जी से कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, एयरलाइंस को छोटा करना पड़ेगा, यानी कुछ जहाज हटाने होंगे और कर्मचारियों की छटनी करनी होगी, क्योंकि इस आर्थिक माहौल में सब कुछ चला पाना मुश्किल हो गया है। विजय माल्या ने बताया कि जब उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की हालत खराब होने पर सरकार से मदद मांगी और कंपनी को छोटा करने की बात कही तो उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया, आप एयरलाइंस को छोटा मत कीजिए, आप काम जारी रखिए, बैंक आपकी मदद करेंगी। वहीं सारी से मुश्किलें शुरू हुई। विजय माल्या ने कहा कि अगर उन्हें निष्पक्ष ट्रायल और सम्मान से जीने की गारंटी मिलती है तो वो वाकई भारत लौटने पर सोचेंगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे भगोड़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं भागा नहीं। मैं तो पहले से तय एक यात्रा पर गया था, हाँ, फिर वापस नहीं लौटा, लेकिन उसकी वजह मेरे हिसाब से सही थी। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन चोर कहाँ से आ गया? मैंने क्या चोरी की है? आरबीआई ने ब्याज दर को 0.50% घटाकर 5.5% कर दिया है, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। आपकी ईएमआई भी घटेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 6 जून को सुबह 10 बजे दी। ये मीटिंग 4 जून को शुरू हुई थी। बता दें, इस साल फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 के एक्टिव मामले 5000 के पार हो गए हैं। मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 5364 एक्टिव मामलों की पुष्टि हुई। इसमें से ज्यादातर मामलों की पुष्टि केरल में हुई है। केरल के बाद सबसे ज्यादा केस गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में सामने आए हैं।
केरल में कोविड के 16 से 79 एक्टिव मामले हैं। गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596 और दिल्ली में 592 एक्टिव मामले हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस साल देश में अब तक कोरोना से 55 मरीजों की मौत हुई है। बांग्लादेश में अगले आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले हफ्तों में कराए जाएंगे। ये घोषणा देश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कर दी है। यूनुस ने कहा है कि चुनाव आयोग सही समय पर चुनाव की पूरी योजना और तारीखें बताएगा, लेकिन इस ऐलान के साथ ही सरकार और सेना के बीच तनाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की सेना के प्रमुख वाकर उस जमान ने अंतरिम सरकार के कामकाज पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि चुनाव तो दिसंबर 2025 तक हो जाने चाहिए थे। देश का भविष्य एक निर्वाचित सरकार ही तय करे, ना कि कोई अस्थायी या अपॉइंटेड सरकार। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.